अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शाराए दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, आज एक तो काफ़ी सारी बातें हैं जो कि ज़ेरे गौर रखने वाली हैं, बिलखुसूस आज के हवाले से जो पंजाब में ज़िमनी इंतखाब होने वाला है और मैदान सजने वाला है। 17 जुलाई को 20 हल्कों पर इलेक्शन होने वाले हैं। उनके नताइज किस तरफ जाएंगे, ऊँट किस करवट बैठेगा, ये यकीनन वक्त बताएगा, लेकिन वो इस वजह से भी और डिसाइसिव है क्योंकि 22 जुलाई को उसी के हिसाब से चीफ मिनिस्टर पंजाब का भी इलेक्शन होना है पंजाब असेंबली में, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक। ऐसे में नाजरीन, जो सियासी मुहिम है या इंतखाबी मुहिम है, दोनों इतराफ से चलाई जा रही है, या ख्वाह वो हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से हो या फिर अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ से हो, जिसमें प्राइमरीली पीटीआई और पीएमएलक्यू इकट्ठा हैं। लेकिन साथ साथ नाजरीन, महंगाई या मईशत के हवाले से जो बयानिए हैं वो दोनों तरफ से बड़े टॉल और बड़े प्रोमिनेंट तौर पर नजर आते हैं। दोनों इतराफ एक दूसरे को मुआशी इस वक्त कोगमायर के लिए ब्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें अवाम का क्या रिसेप्शन है, अवाम इन तरह के बयानियों को कैसे रिसीव कर रहे हैं, और कोएलिशन में नाजरीन, क्योंकि पीपल्स पार्टी एक बहुत अहम हिस्सा है मौजूदा कोएलिशन गवर्नमेंट की, तो लिहाजा आज के पहले सेगमेंट में हमारी कोशिश ये होगी कि उनके हवाले से, उनके तौर पर जो फीलर्स हैं गवर्नमेंट को लेकर आगे जाते हुए, हिकमत अमली क्या है अभी तक की, उनके पर्सपेक्टिव में परफॉर्मेंस या कारकर्दगी कैसी रही है, खासतौर पर जब महंगाई के हवाले से एक बड़ा पर्टिनेंट सवाल उठाया जाता है कि ये हुकूमत तो इक़्तिदार में आई ही ये कहकर थी कि महंगाई के हवाले से हम बेहतर इक़दाम करेंगे जिससे महंगाई कम होगी, और पिछली हुकूमत के, पीटीआई हुकूमत के बनस्बत हम आवाम को बेहतर रिलीफ दे पाएंगे। क्या अभी तक नाजरीन इन ट्रू एसेंस ऐसा हो पाया है? क्योंकि IMF प्रोग्राम मजीद शराइत रखता हुआ नजर आता है। एक तरफ तो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के इसमें सवालात हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब तो नैब तरामीम के हवाले से भी IMF ने एज पर द रिपोर्ट्स कुछ रिजर्वेशंस और प्री रिक्विजिट्स रखना शुरू कर दिए हैं पाकिस्तान के लिए। इन सब के बावजूद IMF प्रोग्राम हतमी शक्ल कब इख्तियार करेगा, और क्या अगर असेंबलीज मुद्दत पूरी कर भी लेती हैं, जो कि मखलूत हुकूमत ने फैसला किया है कि अगले साल इलेक्शन होंगे, तो क्या इस महदूद मुद्दत में भी वक्त होगा इस हुकूमत के पास, क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, कि अवाम को रिलीफ दिए जाएं अल्टीमेटली? अगर अभी टेम्परेरीली महंगाई का बोझ बढ़ रहा है तो क्या आगे जाकर ये कुछ रिलीज होगा या इसमें कुछ बेहतरी आएगी या नहीं? तमाम उमूर पे नाजरीन आज हम बात करेंगे, और मुझे इस सेगमेंट में बड़े पर्टिनेंट मेहमान जो एक्सक्लूसिवली ज्वाइन कर रहे हैं, कमर जमान कायरा साहब नाजरीन बजरिया स्काइप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान और फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर। तमाम उमूर पे आपका पर्सपेक्टिव और बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राय जानेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए जनाब कमर जमान कायरा, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू होस्ट यू। पहले एक तो ये बड़ा प्राइमरी सवाल है, अभी तक आपके असेसमेंट में, यू आर सच ए सीजन्ड पॉलिटिशियन, कैसी रही है हुकूमत की कारकर्दगी, और क्या आपने प्राइमरीली जो वादे किए थे अवाम को कि आप आकर उनके लिए वो चीजें कर पाएंगे जो कि आपके व्यू में पीटीआई साबिक हुकूमत नहीं कर पाई थी, क्या अभी तक आपने उसका कुछ हिस्सा या कुछ क्वेश्चन आपने किया है? देखिए, आपके सवाल दो एंगल है। एक एंगल ये है कि क्या किया है, दूसरा एंगल ये है कि अवाम को क्या मिला। हमारी हुकूमत आई तकरीबन 2 महीने से ज्यादा हो गया, 2 महीने। इस 2 महीने में अवाम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उनकी जिंदगी में मुश्किलात आ गई। महंगाई बढ़ी है, बहुत बढ़ी। तेल की कीमतें फिनोमिनल बढ़ी है, बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, गैस की कीमतें बढ़ी, लोड शेडिंग बढ़ी है। उसके नतीजे में हर जरूरी अशिया है, वो खाने पीने के अशिया हों या दीगर पहनावे हों या बाकी चीजें, हर चीज में आग लगी है। इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। तो अवाम के पर्सपेक्टिव से ये कोई मकबूल फैसले नहीं थे। मैं भी कहता हूँ ये मकबूल फैसले नहीं थे। दूसरा एंगल है कि क्या हुकूमत ने दुरुस्त फैसले किए हैं, अच्छे फैसले किए हैं। हुकूमत के अच्छे फैसले वो गिने जाते हैं जिससे अवाम राजी, खुश हो, और उस पर लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इस वक्त लोग हमारी बातों से खुश नहीं होंगे क्योंकि उनकी जिंदगी में तो पहले जो खान साहब के दौर में या उससे पहले जो आग लगी थी, अब उसमें और इजाफा हो गया। सो हमने जो फैसले किए, मैं उस पर मुतमईन जरूर हूँ, इसलिए कि जब मैं गवर्नमेंट में हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे पास ऑप्शंस क्या है। एक है आइडियल रिश्ते, एक फैसले। आइडियल फैसले तो ये है कि हम पाकिस्तान के अवाम की महंगाई में तनख्वाह इजाफा कर दें, महंगाई कम कर दें, शायद जरूरिया को सस्ता कर दें, नौकरियां आम कर दें, मुख्तलिफ अजराए से सब्सिडियां दे दें। ये एक अच्छा फैसला, अवाम खुश हो जाएंगे। लेकिन आपको गिवन सर्कमस्टांसेस एंड गिवन सोर्सेज, इस वक्त अवेलेबल सोर्सेज के अंदर रहते हुए
जो फैसले करने की जरूरत है, क्या आप वो फैसले कर रहे हैं? भले उससे लोग राजी हो रहे हैं या नाराज हो रहे हैं, आपने वो फैसले करने हैं जो पाकिस्तान की सालमियत और सलामती के लिए जरूरी है। तो मैं उस हवाले से मुतमईन हूं कि जो अवेलेबल सोर्सेज में फैसले हुकूमत वक्त ने करने थे वो दुरुस्त फैसले किए हैं और इससे लोग नाराज हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान की बेहतरी की सूरत यही है। इसलिए कि अगर IMF के इन वायदों या शराइत की बदौलत हम IMF से कता ताल्लुक कर लेते जो हमारी तयशुदा शराइत नहीं अच्छा है। कायरा साहब, एक और बात का आप ही के जवाब से जो एक इसका सवाल या इसका एक एंगल निकलता है वो ये है सर कि पहले वाला सवाल पर एड्रेस कर लूं। जी ओके, प्लीज फिनिश। साजिश ये है कि हमारे पास चॉइस क्या है। हम गवर्नमेंट में आते हैं तो हमारे पास चॉइस है कि IMF से डील कता तल्लुक कर लो और लोगों को रिलीफ दो और इलेक्शन की तरफ चले जाओ। तो ये क्या पाकिस्तान की बेहतरी का फैसला था? क्या इससे डॉलर में इस्तेहकाम आ जाता? क्या इससे स्टॉक मार्केट बेहतर हो जाती? क्या रोजगार खुल जाते? क्या एक्सपोर्ट बढ़ जाती? क्या पाकिस्तान में तेल और बिजली की कीमतें कम हो जाती? आंसर इज नो। एक एटमी कुव्वत के साथ दुनिया कता ताल्लुक कर लेती, आपका डॉलर जो है, आपका रुपया और गिर जाता, तेल की कीमत 300 रुपए से ऊपर बढ़ जाती, आलमी मंडी में जो हालात आए हुए हैं, और मैं ये भी कहूंगा उससे बहुत मुश्किल पैदा आ जाती, बहुत ही मुश्किल हो जाती। हमने भी एक मुश्किल फैसला किया, या ये कह लीजिए एक बुरा फैसला किया, लेकिन एक इंतहाई बुरे फैसले से बचने के लिए किया और कोई ऑप्शन नहीं था। अब इस फैसले से निकलने का अगर कोई सवाल हुआ उसके ऊपर मैं जवाब दे लूंगा। राइट अच्छा, आपने बड़ा तफसील से बताया कायरा साहब, और आपने ये भी बताया कि दो चॉइसेस थी और इसको अगर ना करते तो उसका क्या खमियाजा हो सकता था। एक और इजाफत का कीजिएगा सर कि आपके कुछ इत्तेहादी पार्टनर्स जो इस हुकूमत में हैं, खासतौर पर JUI, कल जैसे सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हमारे साथ थे, आपको पता है बहुत वो सीनियर सियासतदान है, उनका ये ख्याल था कि कुछ इम्प्रेशन और था आपके हुकूमत में आने से पहले। इम्प्रेशन ये था कि जो मुआशी मसाइल हैं वो कदरन ईजियर है उनको कंट्रोल करना। डॉलर का जो उड़ान है बनिस्बत पाकिस्तानी रुपए के, वो भी कुछ हद तक कंट्रोल हो सकता है, महंगाई भी कंट्रोल हो सकती है। क्या ये बात दुरुस्त है कि आपको उस वक्त हुकूमत में आने से पहले इंप्रेशन कुछ और था? क्योंकि आपने भी जो प्राइमरीली पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च किया था कराची से, बिलावल साहब ने जिसको लीड किया था, उसका भी मकसद ये था कि महंगाई मिटाओ या महंगाई मुकाओ। देखिए, गुजारिश ये है कि मार्च में महंगाई मुकाओ एक स्लोगन था, इमरान खान की बैड गवर्नेंस दूसरा स्लोगन था, इमरान का खारजा पॉलिसी का फेलियर तीसरा स्लोगन था, इमरान का पाकिस्तान के अंदर इदारों के साथ तसादम चौथा स्लोगन था, इमरान पाकिस्तान को एक फाशिस्ट स्टेट में कन्वर्ट करने जा रहा है, ये पांचवा। उसके कई सारे स्लोगन थे, उसमें एक महंगाई भी था, ये बात दुरुस्त है। रही बात आपके सवाल के पहले हिस्से की कि हमें कोई अचंभा हुआ, हमारे लिए हैरानगी हुई, ऐसा नहीं है। या आपको कोई और इंप्रेशन था? अपनी अपनी राय। नहीं, बिल्कुल इंप्रेशन ऐसा ही था, हमें पता था पाकिस्तान के हालात क्या हैं, हम कोई किसी खुशफहमी में नहीं थे। हमने सोच समझ के हुकूमत ली थी। मैं कामरान मुर्तज़ा साहब का बहुत एहतराम करता हूँ, वो बड़े सीनियर वकील हैं, बड़े समझदार आदमी हैं, उनकी अपनी राय है, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, हो सकता है मैं दुरुस्त हूँ, हो सकता है ना हूँ। लेकिन हमें क्या सूरत हाल थी? हमने कहा था कि बैड गवर्नेंस एक सेक्टर है, उसको कंट्रोल करके हम पाकिस्तान के मुआशी हालात को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। लेकिन तेल की कीमतें उस वक्त 70, 72, 75 डॉलर के दरमियान वेव कर रही थी। ये तो तवक्को नहीं थी कि तेल की कीमतें 120-25 डॉलर पे चली जाएंगी, और तेल की कीमतें 120-25 डॉलर पे जाएंगी, गैस की कीमतें 3 से 30 डॉलर पे चली जाएंगी, जो कोयला है वो $100 टन से $300 टन हो जाएगा, और उसके नतीजे में पाकिस्तान में और तंगी और तलखी आ जाएगी। ये तो पता नहीं था। लिहाजा पाकिस्तान में जो हम रिलीफ फौरी तौर पर नहीं दे पाए, उसकी बुनियादी वजह यही थी कि 2 महीने 1.5 महीने तक तो हमने रिलीफ जारी रखा, लेकिन फिर ये देखा गया कि इतनी तेजी से ड्रेनेज हो रहा है जो पॉसिबल नहीं है। वेरी फेयर, ठीक है। क्या कर सकते थे? हम कर ये सकते थे कि हम पाकिस्तान के डॉलर ड्रेनेज को रोके। डॉलर ड्रेनेज को कैसे रोका जा सकता है? क्या आप अपनी वो चीजें जो आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं उनको फौरी तौर पे सीज करें ताकि डॉलर बार फ्लाइट कम हो जाए।
आप कोयला मंगवाते हैं यूरोप से या साउथ अफ्रीका से, आपने अफगानिस्तान के साथ अपना ये एवेन्यू खोला, तो आपको पाक रुपी में ट्रेड करके, डॉलर की बजाय पाक रुपी में ट्रेड करके बार्टर की सूरत में, तो फिर आप वहां लोकल करेंसी में ले सकते, तो आपका डॉलर फ्लाइट रुके। तीसरा आपका काम ये था कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर, वो सेक्टर आइडेंटिफाई करें जहां से क्विक रिकवरी हो सकती है, और आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और आप इंपोर्ट भी कम कर सकते हैं। इसलिए कि सब तक 30 लाख टन गंदम बाहर से मंगवानी है साल हमने, इसी तरह बाकी एशिया। तो हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को टारगेट किया, फोकस किया, क्योंकि इसके जरिए आप जल्द रिकवरी ले सकते हैं, क्विक रिकवरी आ सकती है, और ये काम हम 2008 में कर चुके हैं। राइट 2008 में गन्ना और चीनी बाहर से मंगवा रहे थे, 2009 में हमारे इक़दामात के बदौलत सेल्फ सफिशिएंट हुए, 2010 में एक्सपोर्ट कर रहे थे। आज भी हमारा टारगेट यही है कि इस साल हम अपनी जो इंपोर्ट्स है वो कंटेक्ट करें, उसके नतीजे में हमें डॉलर का ड्रेनेज रुकेगा, पाकिस्तान में मुस्तहकाम होगा, और अगले साल में हमारी कोशिश होगी कैसी पॉलिसी दे दी जाए ताकि इन द इयर्स टू कम पाकिस्तान एक्सपोर्ट करके डॉलर कमा भी सके। साथ ही साथ एक्सपोर्ट का है, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, और इंडस्ट्री का भी है, उसके ऊपर भी काम कर, वो लॉन्ग टर्म इशू। यानी आपने सर डॉलर ड्रेनेज रोकने के लिए आपने इंपोर्ट्स को कुछ हद तक कर्टेल किया, फिर आपने बैनुल अक़वामी फैक्टर्स का तस्करा किया, और आपने कहा इस वजह से शुरू के कुछ टाइम तक आपने रिलीफ या सब्सिडीज को जारी रखा, लेकिन उसके बाद आपको विड्रॉ करना पड़ा। फेयर इनफ। सर ये बताइएगा, आप जैसा एक बड़ा सीजन सियासतदान जो कि यू कॉल अ स्पेड, क्या आप अगर इंटरनेशनल फैक्टर्स अपने लिए दुरुस्त मान रहे हैं, क्या आप पीटीआई के लिए भी दुरुस्त समझते थे? क्योंकि वो भी तो आपको, जब आप बतौर ऑपोजिशन उन पे ये तनकीद करते थे, वो यही आपको बैनुल अक़वामी फैक्टर्स से गिनाते थे कि एनर्जी की प्राइसेस दुनिया भर में बढ़ गई हैं। वो आपको बताते थे कि कोविड पूरी दुनिया में फैला हुआ है, ये एक दुनिया का प्रॉब्लम, आलमी प्रॉब्लम है, सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है। व्हाई डिडंट यू बाय दोस आर्गुमेंट्स व्हाइल बीइंग इन द ऑपोजिशन सर? पहली बात तो यह है कि मैंने अब भी कहा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, इसमें सारा कसूर इमरान खान के फैसलों का नहीं है। मैं तब भी कहता था कि सारा कसूर उस हुकूमत के फैसलों का नहीं है, कुछ फैक्टर उसमें आलमी तनाजुर भी था, लेकिन उस वक्त आलमी तनाजुर में इतना बड़ा फर्क नहीं था। यानी उनके 4 सालों में अगर डॉलर वेरिएशन इस कदर ज्यादा नहीं हुई, या तेल की कीमतों में फ्लक्चुएशन इस कदर ज्यादा नहीं हुई, वो कोई $60 से लेके और कोई $70-72 के दरमियान, 10, 12, $15 के दरमियान फ्लक्चुएट हुई, और हमारे 2 महीने में अगर वो $50 से ज्यादा फ्लक्चुएट कर गई है, तो उसमें मैं किसी के कसूर की बात नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि इमरान खान साहब के ऊपर हमारा जो चार्जशीट का इशू था, वो एक उसमें महंगाई का फैक्टर था, उसमें सीरियस फैक्टर था कि उन्होंने पाकिस्तान की कानून साजी को खराब किया हुआ था, इलेक्शन कमीशन को दबाव में रखा हुआ था, उसको तब्दील करना चाहते थे, पाकिस्तान के इदारों के साथ तसादुम चाहते थे, उनकी गलत और नाकस पॉलिसियों से पाकिस्तान का आलमी दुनिया से राब्ते और रिश्ते खराब हो रहे थे, और पाकिस्तान मुश्किलात में धंसता जा रहा था। तो उसमें एक फैक्टर महंगाई था, और उस महंगाई में कुछ फैक्टर यकीनन उनके वसात से बियॉन्ड था, लेकिन जब IMF से मुआहदा करते हैं इमरान खान, तो उनके वजीर खजाना शौकत तरीन, जो बाद में वजीर खजाना बने, उन्होंने उस वक्त कहा कि ये एक बैड डील है, ये गलत मुआहदा है। लेकिन हम भी उस वक्त कह रहे थे गलत मुआहदा, मैं आज तो नहीं कह रहा, मैं तो उस वक्त भी कह रहा था गलत है, जब शौकत तरीन कह रहे थे, आज भी कह रहा हूँ गलत है। सही, आपका ख्याल है कि ये आप उस वक्त भी उनको एंटायरली ब्लेम नहीं करते थे। ये सर एक और बात है जो वजीर आजम ने एक अपने हालिया बयान में कही, उन्होंने कहा कि पहले आप लोगों ने, मखलूत हुकूमत ने फैसला किया था कि सिर्फ आप जरूरी कानून साजी करेंगे और फिर आप इलेक्शंस में चले जाएंगे। ये सर प्राइमरीली जाहिर है हमने ये फीलर्स अपने तमाम मुतअद्दिद प्रोग्राम्स में तमाम जमातों से लिए हैं, बट यू बीइंग अ स्टॉलवर्ट ऑफ द पीपल्स पार्टी, आपका क्या ख्याल है? ये जो एक मैं इसको अगर खान साहब की जबान में कहूं तो ये यू टर्न हुआ, लेकिन अगर मैं आपके जबान में कहूं या आपके हवाले से कहूं तो आप उसको एक चेंज ऑफ ओपिनियन कहेंगे। ये क्यों हुआ सर? ये इसलिए हुआ जी कि हमारे पास, मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि हमारे पास गवर्नमेंट में आने के फौरन बाद ये ऑप्शन था कि हम चंद रोज के अंदर कुछ तरमीम करें, करने के बाद हम फौरी तौर पर जो तरमीम हमने बाद में कर दी, और फिर फौरी तौर पे हम इलेक्शन की तरफ चले जाए। उस सूरत में जब हमने बैठ के इस पर डिटेल गौर किया, तो फैसला ये हुआ कि अगर हम इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं तो ये कबूतर की तरह आंखें बंद करना होगा। हमारी जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी,
क्या वो IMF से ताकत के साथ डील कर सकेगी, तनावर पोजीशन में खड़ी होगी? क्या वो उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक या बाकी बैंकों के साथ बेहतर डील कर पाएगी? क्या वो चाइना, वो रशिया, वो चाहे सऊदी अरब, वो टर्की या दीगर ममालिक के साथ बेहतर मामला कर पाएगी, क्योंकि वो बहुत जरूरी था? क्या वो पाकिस्तान को उस तरह रिप्रेजेंट कर पाएगी कि हम फैटर से जल्द निकल सके? हम जो अगला हमारा इशू आ रहा है ट्रेड का, उसको बेहतर है तो हमारे दानिश में जो केयरटेकर गवर्नमेंट होती है वो 3 महीने में वो फैसले उसको करने होते जो उनके बसात में ना होते, और पाकिस्तान खुदा न खास्ता ज्यादा मुश्किल हालात का शिकार हो जाता। लिहाजा हमने मुश्किल फैसले किए, तंग करने वाले फैसले किए, अवाम की जिंदगी में तंगी लाए, लोग नाराज भी हुए, लेकिन हमने ये फैसला किया कि फिर अब हमें साल सवा साल ये गवर्नमेंट जितना इसका बाकी टाइम है वो करके कुछ स्टेबलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए, फिर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, वरना पाकिस्तान खुदा न खास्ता और बुरे हालात का शिकार हो जाएगा। इसमें कोई यू टर्न नहीं है। सही, वेरी फेयर। कायरा साहब, आप जिन मुश्किल फैसलों का तस्करा कर रहे हैं, उन मुश्किल फैसलों के बाय एंड लार्ज हो जाने के बावजूद भी एक और बड़ा अहम सवाल है, और वो ये है सर कि IMF डील कहाँ है? अभी तक IMF डील लॉक क्यों ना हो पाई? और ये जो रिपोर्ट्स हैं कि अब नैब पे जो आपने तरामीम की हैं, उनके ऊपर भी IMF ने बड़ी अपनी सख्त किस्म की रिजर्वेशंस दे दी हैं। अगर ये रिजर्वेशंस दी गई हैं सर, एक तो आप इसकी कंफर्मेशन कीजिए या आप इसको डिनाई करें कि ऐसा नहीं है, इन विच एवर द केस, बट इन केस यू कंफर्म अस के वाकयातन इन पे भी रिजर्वेशंस हैं IMF की, क्या आप इनको वापस लेंगे, इनसे पीछे हटेंगे? IMF का कोई ताल्लुक मेरी दानिश में हमारे लॉ के साथ नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का जिक्र जरूर करते हैं, उनका हक है, वो हमें राय देते हैं। IMF बुनियादी तौर पे आपको अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की बात करता है। मेरे इल्म में नहीं है कि कोई शराइत उन्होंने नहीं पुट की है। जो उनके जन तालबात थे और वो दुरुस्त थे, पाकिस्तान के मुफाद में थे, ये बात भी है। वो सिर्फ IMF के मुफाद में नहीं थे, वो पाकिस्तान के मुफाद में थे, लिहाजा वो फैसले अमल दरामद हो गए हैं। इस तरह का जो फैसला आप फरमा रही है कम से कम मेरे इल्म में नहीं है। आज मैं लाला मूसा में हूँ, कल मैं जाऊंगा, वहां पे मैं वजीर खजाना से या मुतल्लिका लोगों से इस बात पे बात करूंगा। अगर इसमें कोई सदाकत हुई तो बिल्कुल आपसे बात भी करेंगे और इस IMF के मुतालबे को कंडेम भी करेंगे। राइट, आई विल लुक फॉरवर्ड टू दैट सर, कि आपसे इंशाल्लाह अगली निशिस्त में अगर इस हवाले से कोई मजीद चीज डेवलप होती है तो हम मजीद जाने। आपने एक और बात का एतराफ भी किया है कायरा साहब, आपने कहा है कि अवाम नाराज हुए, लोग नाराज हुए, लेकिन आपको वो फैसले करने पड़े। क्या बल्दियाती इंतखाबात, जो बड़ा $1 मिलियन सवाल है, 17 जुलाई को मैदान सजने वाला है, आपने खान साहब की जो परेड ग्राउंड में जलसा था, आई एम श्योर आपने अगर वो सुना है, उसमें उन्होंने बाय एंड लार्ज अपना जो नैरेटिव बनाया है मखलूत हुकूमत के खिलाफ, वो इन्हीं मेजर्स पे बनाया है जिनको आप सख्त मेजर्स कहकर पुकारते हैं। और खान साहब कहते हैं कि अभी तो बिजली के बिल भी बढ़ने हैं, अभी तो शुरुआत है एक तरह से सिर्फ। तो क्या आप इन तरह के चैलेंजेस को बल्दियाती इंतखाबात में मिटिगेट कर पाएंगे? देखिए, पहली गुजारिश ये है कि क्या इस वक्त हमें अपने मुस्तकबिल के सियासी मफाद को देख के फैसले करने हैं या पाकिस्तान के मफाद को देख के फैसले? हमारे तारीख में हमें पाकिस्तान के मफाद को देख के फैसले करने हैं। अगर उसका कोई नुकसान भी होता है तो वो बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन ये याद रखिए, जमा खातर रखिए कि पाकिस्तान के अवाम के ऊपर जो मुश्किल फैसले मुसल्लत हमने करने थे, जो उसके जरिए एक तंगी आनी थी, वो आई। इसके बावजूद सिंध के जो पहला फेज था वो आपने देख लिया, अब दूसरा फेज भी अब देखिए, इंशाल्लाह ताला वो अच्छा होगा। ये जो बाय इलेक्शन आ रहे हैं ये भी आपके सामने है, इंशाल्लाह आपको इस पर रिजल्ट आएंगे। लोगों को भी इस बात का अंदाजा है कि ये जो जमातों जिनकी हुकूमत है इस वक्त, ये पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करने की तारीख रखती है। आज इनको मुश्किल हालात में मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। वो मीडिया और सोशल मीडिया जो हमारे लिए कभी अजाब होता था, आज उसी के जरिए लोगों को अवेयरनेस भी है कि हालात हैं क्या, हुकूमत के पास रास्ते क्या हैं, लिहाजा लोग भी इस मामले को समझते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर लोग नाराज भी हों तो भी हमें अपने सिर्फ इलेक्शंस को सामने रख के फैसले नहीं करने, हमने पाकिस्तान के मुस्तकबिल को सामने रख के फैसले करने हैं। और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी की सूरत में हमारी सियासत भी स्टेबल होगी और बेहतर होगी, इसमें कोई हमें शक नहीं। तो गोया ये कि खुदा न खास्ता अगर कोई ब्रंट आता है आपकी तरफ बल्दियाती इंतखाबात में, आप कह रहे हैं कि वो भी आ जाए, कोई मसला नहीं, आप लार्जर इंटरेस्ट में उसके लिए तैयार हैं। एक और बात का
ये आपकी दानिश में है कि अगर फर्ज करें मुझे ये खदशा हो कि इससे मेरा नुकसान होगा और मैं ये फैसला नहीं करता तो मुल्क का नुकसान होगा, तो मुझे किसका नुकसान करना चाहिए? बिल्कुल आपको अपना नुकसान करना चाहिए बनिस्बत मुल्क के नुकसान के। ये बात सही है, लेकिन कायरा साहब एक और बात का इजाफा, पीपल्स पार्टी ने पीएमएलएन के हक में दस्तबरदार होने का फैसला किया है। ये तमाम जो अभी बल्दियाती इंतखाबात हैं, हसन मुर्तजा साहब आपकी जमात से जो सूबाई वजीर भी हैं इस वक्त, उन ज़िमनी इंतखाबात में अभी हसन मुर्तजा साहब ने पिछले दिनों हमारे प्रोग्राम में कहा कि आप ये मानते हैं कि पीपल्स पार्टी की जो बेस है पंजाब में, उसके लिए शायद ये फैसला एज सच आपके पार्टी के हक में ना होगा। आप इस बयान पे एक तो सर अपना रद्द अमल दीजिएगा कि आप इत्तेफाक करते हैं इस राय से। उन्होंने 2008 का भी हवाला दिया था जब एक सिमिलर तरह का कोऑपरेशन या अंडरस्टैंडिंग पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान हुआ था पंजाब में। एक तो इस पे इजाफा फरमाइएगा, और सर आपका बयान हमने पिछले दिनों ये भी देखा कि आइंदा जो आम इंतखाबात होंगे बहुत लाइकलीहुड है इस बात का कि वो पीडीएम इकट्ठा लड़ेगी और पीपल्स पार्टी भी पीडीएम का हिस्सा होंगे। नहीं जी, मैंने जो बात कही वो पीडीएम का जिक्र नहीं था। मैंने जो बात कही एक सवाल के जवाब में कही, एक होता है मैं क्या कहता हूँ, एक है आप कुछ सवाल करती हैं कि जी क्या ख्याल है अगले इलेक्शन आप लड़के इकट्ठे लड़ सकते हैं, तो उसका जवाब मैं क्या हाँ और ना में दूंगा या अपने प्रोबेबिलिटीज का जिक्र करूंगा। तो ये मेरा ख्याल नहीं था। सवाल का जवाब देते हुए मैंने प्रोबेबिलिटीज का जिक्र किया कि अभी इसके बारे में कुछ कहना कबल अज वक्त है, लेकिन अमकानी सूरत है। और इसमें मुस्लिम लीग की क़यादत का भी ये ख्वाहिश है, हमारी भी ये ख्वाहिश है कि हम इलेक्शन से कबल आपस में एडजस्टमेंट करें या इलेक्शन अपने अपने लड़के उसके बाद आपस में इकट्ठे होकर चले। पाकिस्तान को 10 साल इकट्ठे चलाना जरूरी है। ये बात मैंने कही, ये बात नवाज शरीफ साहब ने भी कही, एक से ज्यादा मरतबा कही, उनकी बाकी क़यादत ने भी कही, मेरी क़यादत ने भी कही। तो उसका ताल्लुक एक सवाल के जवाब से है। हसन मुर्तजा साहब ने जो कुछ कहा उसमें भी मुझे नहीं पता उन्होंने खुद कहा या किसी सवाल को रिप्लाई करते हुए कहा। एक तो उसका मौका नहीं होता ना, इस वक्त ये मौका नहीं। यकीनी तौर पे आपके वोट थोड़े हो ज्यादा हो, आप वोट इलेक्शन जीते या हारे, आप अपने वोटर को अपने साथ इंटैक्ट रखते हैं। ये जमहूरी अमल का एक हिस्सा है, सियासी अमल का एक हिस्सा है। लेकिन ये भी एक सियासी अमल का हिस्सा है कि जब आप एडजस्टमेंट्स करते हैं, अलायंसेस करते हैं, आप जरूरतें देखते हैं, तो फिर आप कुछ कभी कोई नुकसान भी कर लेते हैं, क्योंकि वो लार्जर गेन्स की बात होती है, वो नेशनल गेन्स की बात होती है। तो पीपल्स पार्टी ने आज जो फैसला किया है, हम एक इत्तेहाद में है। बिल्कुल हमारे कारकुन, हम मुखालिफ जमाते हैं ना जी, हमें भी वो अच्छा ना लगता होगा, ना लगे, हमारे कारकुनों को भी नहीं लगे। इससे पहले बहुत सारे फैसले हुए और हमने बिल के सारे फैसले किए, बीबी शहीद ने अपनी जिंदगी में किए, मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहब ने जिंदगी में बड़े मुश्किल फैसले किए। लेकिन आज हम मुस्लिम लीग के साथ इकट्ठे हैं और इन हालात में हमें उनके कैंडिडेट्स को सपोर्ट करने का हमने फैसला किया है। और बिल्कुल हमारा घर बंदा, हर वोटर, हर कारकुन वो अपनी नाराजगी का इजहार भी करे, लेकिन इवन देन हमने वोट तो मुस्लिम लीग को देना और देगा। लेकिन आप जो ये नुकसान की बात कर रहे थे हसन साहब, वो आप उससे ऐसा इत्तेफाक नहीं करते कि आपको आपकी पार्टी की रूट बेस को नुकसान होगा? जवाब दे दिया कि कोई भी जमात ये नहीं चाहेगी, उसके लिए आइडियल सूरत नहीं होती। हर जमात की ये सूरत हाल होती है कि मैं अकेला ही इलेक्शन लड़ूं, खुद ही मेरी मेजॉरिटी आए, मैं किसी अलायंस में ना जाऊं, ताकि मैं अपने मैनिफेस्टो पे अमल दरामद करा सकूं। सो कोई जमात इत्तेहाद नहीं बनाना चाहती, वो अकेले जीतना चाहते हैं। लेकिन जब जीत नहीं होती तो फिर इत्तेहाद बनाने पड़ते हैं। तो ये एडजस्टमेंट्स है, आइडियलिज्म नहीं है। आइडियलिज्म नहीं है, ठीक है, ये मुतबादिल के तौर पर आपने इस ऑप्शन को कंसिडर किया है। अच्छा कायरा साहब, अभी आज भी जैसे वजीर आजम शहबाज शरीफ लाहौर में हैं और अभी की इत्तला ये है कि उन्होंने काफ लीग के वफ्द से मुलाकात की है, मलिक अहमद साहब भी उसमें थे, चौधरी सालिक साहब भी उस काफ लीग के वफ्द में मौजूद थे जिससे मुलाकात हुई है। क्या हो रहा है सर, काफ लीग से आपकी अंडरस्टैंडिंग मखलूत हुकूमत की क्या कुछ है इन द फर्स्ट प्लेस? नंबर 1, क्योंकि इवन सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि काफ लीग काफी एक हद तक कुछ फ्लेक्सिबल थी हमजा शहबाज साहब को बतौर वजीर आला टेम्परेरली मानने के लिए, जिस पे पीटीआई जो कि उनके इत्तेहादी हैं पंजाब में, उनकी तरफ से असल रिजर्वेशंस आई थी। तो क्या आपकी कोई बातचीत चल रही है सर काफ लीग से? देखिए, काफ लीग का एक ग्रुप तो हमारे साथ है ही, तारिक बशीर चीमा साहब और चौधरी सालिक हुसैन साहब हमारे साथ हैं, लिहाजा उनके 3 मेंबर उधर हैं, 2 मेंबर हमारे साथ हैं। तो ऑलरेडी हमारे इत्तेहाद का हिस्सा है।
बातचीत का तो कोई जरूरत नहीं है। अब वो किस सेक्शन से मिले मुझे नहीं पता, मेरे इल्म में नहीं है। अगर तो चलिए परवेज इलाही साहब से मुलाकात हुई है तो वो एक और सूरत है, उसके ऊपर कमेंट किया जा सकता है। लेकिन जहां तक ताल्लुक अदालत के अंदर होने वाले फैसले का है, वहां पे अदालत ने मेरे लिए वैसे अचंभा था। अच्छा। एक तो ये है कि हमें और हमारे जज साहबान को भी ये सोचना होगा, देखना होगा, सियासी जमातों को भी सोचना और देखना होगा कि हर मामला उठा के अदालत में ना ले जाए, और अदालत को देखना होगा कि वो मसलेहतों का शिकार होके नहीं, वो आइन को सामने रख के फैसले करे। मुझे बड़ी हैरानगी हुई उस दिन कि किसी फाजल जज साहब की तरफ से ये ऑब्जर्वेशन आई कि अगर हमने आइन के मुताबिक फैसले किए तो आप दोनों का नुकसान हो जाएगा। तो जज साहबान से गुजारिश है कि हुजूर वाला आपने आइन को होल्ड करने का हलफ किया हुआ है, किसका नुकसान होगा किसका फायदा होगा ये आपने नहीं देखना, बिल्कुल आपने आइन के ऊपर रह के फैसला करना है। सो प्लीज, और इसी तरह अपने कमेंट्स के अंदर भी जज साहबान को चाहिए कि वो बहुत सोच समझ के बात करें, क्योंकि उनके लिखे हुए अल्फाज भी बड़ी अहमियत के हामिल है और उनके बोले हुए अल्फाज भी बड़ी अहमियत के हामिल हैं। उससे बहुत असरात आते हैं माशरे में, और आपको कम अज कम न होने के बराबर जो सूरत हाल है वो सियासी मामला के ऊपर उसको टेकअप करना चाहिए और उसके ऊपर कमेंट करना चाहिए। सही, दुरुस्त। आपने ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से तो बड़ी तफसीली आपने तमाम बात की है, लेकिन कायरा साहब, सिंध में जो बल्दियाती इंतखाबात हाल में हुए हैं, जो ये फेज 14 अजला में, उसमें तो आपके दो बड़े इंपॉर्टेंट इत्तेहादी सर नाराज हो गए, MQM और JUI, दोनों की तरफ से कहा गया, और दो हमने लोगों की इसमें अमवात भी देखी, दो लोगों का जानी ज़िया भी हुआ। एक तो नंबर वन सर, आपको लगता है कि सूबाई हुकूमत को उन चीज़ों पे कोई इंक्वायरी खोलनी चाहिए जो कुछ वायलेंस जिन जगहों पे रिपोर्ट हुए हैं, और दूसरा ये जो जमातें, इत्तेहादी जमातें आपके इत्तेहाद में हैं, अब उनके साथ जो मामलात खराब हुए हैं, अपसेट्स आए हैं, किस हद तक आप उनको अपने फेवर में दोबारा कर पाएंगे? देखिए, उन जमातों के साथ हम मुखालफ में इलेक्शन लड़ रहे थे, वो इत्तेहादी जमातें हमारी फेडरल गवर्नमेंट में है, हम अपने सूबे के अंदर बिल्कुल इलेक्शन लड़ रहे थे, वो अपने सिंबल पे, हम अपने सिंबल। कारकुन कई हमारे यहाँ इख्तलाफ तल्खी ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि नहीं होना चाहिए अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अगर कहीं झगड़ा हुआ, वहां कबायली जिंदगियां हैं, कबायली झगड़े होते हैं, लोग आपस में लड़ पड़ते हैं, उसके अंदर खून बह जाता है, तो क्या ये क़यादत की तरफ से दिया गया या हुकूमत की तरफ से दिया गया कोई रिलीफ था या इंटेंशन थी, या वहां पे स्पॉन्टेनियस दो खिलाफ मुखालिफ लोगों मुखालिफ बिरादरियों का एक झगड़ा इरक्त हुआ जिसमें कोई फायरिंग हो गई और लोग जाया हुए? बड़ा अफसोसनाक है, लेकिन ये देखने की जरूरत है और इसको काबू करना चाहिए। बिल्कुल, इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है। मैं कायरा साहब अगर अर्ज करूं, क्योंकि ये जो दोनों जमातें जिनके तहफ़्फ़ुज़ात आए हैं, उनको एक्चुअली तहफ़्फ़ुज़ात हैं सिंध की वहां की इंतजामिया से, हुकूमती इंतजामिया, और तमाम ने कहा है कि मशीनरी का इस्तेमाल उनके खिलाफ हुआ, विच इज ऑफ कोर्स अंडर द पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट। जिसको इलेक्शन में शिकस्त होती है उसके कोई एतराजात तो होते ही हैं, तो उनके एतराजात अगर जायज है, इलेक्शन कमीशन में वो गए हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन फैसला करने का हमें क्या एतराज है? अदालतें मौजूद है, इलेक्शन कमीशन मौजूद है, लेकिन अगर उनके पास कोई साफ, आप मीडिया वाले दोस्त हैं, अगर आपके पास किसी जगह का कोई सबूत मौजूद है मुझे दीजिए, मैं सिंध गवर्नमेंट से बात करूंगा कि ये सबूत मौजूद है, फलां जगह पे ज्यादती हुई है, वहां रीपोल करा लेते हैं, जो भी रेमेडी होगी। लेकिन एतराजात तो हर इलेक्शन पे हुए, अगर वहां पे कहीं ज्यादती हुई है तो नहीं होनी चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन क्योंकि अब वाइडली मीडिया उसको कवर कर रहा था, हर बंदे के हाथ में अब तो कैमरा है, और जहां भी कोई गलती होती है लोग उसकी फुटेज बना के कुछ फुटेजेस आई हैं सर मंजरनामे पे, और उस पे इसी वजह से उन फुटेजेस को जब उसके आप उस तराजू पर रख के देखेंगे ना कि इसके ऊपर क्या एक्शन हो सकता है, तो बिल्कुल उस पर एक्शन होना चाहिए, जितना एक्शन रिक्वायर्ड एंडोर्स करते हैं एक्शन को। अच्छा, आपने अपने कमेंट्स में कायरा साहब ये भी कहा कि खारजा पॉलिसी खराब की, और मैं वाइंड अप करूंगी इसी इंटरव्यू को, लेकिन आई वुड लाइक योर पार्टिंग कमेंट्स ऑन दिस प्लीज। ये बड़ा जरूरी है आपके प्रेजेंट पोर्टफोलियो और आपकी तमाम जो एक बहुत एक्सपीरियंस है आपका इस पूरे एस्पेक्ट में। खारजा पॉलिसी पर सर आपने काफ़ी तनकीद की, PTI हुकूमत, आपने कहा कि उनके दौर में तमाम ममालिक से, सुपर पावर्स से ताल्लुकात ख़राब हुए। What will you do, sir, differently as the present incumbent government? और कश्मीर के हवाले से सर इन स्पेसिफिक आप फरमाइएगा, 5 अगस्त 2019 के इकदाम के बाद से आपने PTI को बहैसियत ऑपोजिशन आपने क्रिटिसाइज किया कि आप तो जी सिर्फ खड़े हो जाते हैं बाहर, और आप लोग कुछ ऐसा खास नहीं कर रहे जिनसे कश्मीरियों के
जो इस वक्त हालत ज़ार है उस पर कुछ फर्क पड़े? क्या आपसे कुछ एक्सपेक्ट किया जाए सर कि उसमें कुछ फर्क पड़ेगा या आपकी कोई पॉलिसी उसमें चेंज होगी? देखिए, जब से हमारी हुकूमत आई है, वजीर आजम साहब और साहब, यहाँ शहबाज शरीफ साहब और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, दोनों के जो फॉरेन टूर्स हुए हैं वो मुस्लिम ममालिक के हैं, वो अमेरिका के हैं, वो यूरोप के हैं, वो हमारे दोस्त ममालिक तुर्की या दीगर इस तरह के ममालिक के हैं। आप इन सारे टूर्स को ओवरऑल देख लीजिए, इन सारे टूर्स में पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन बढ़ा है। वो सऊदी अरब हो, वो दीगर हमारे दीगर मुस्लिम ममालिक हो, वो टर्की हो, वो यूरोप हो, यूरोपियन यूनियन हो या अमेरिका हो, इन सारे ममालिक के साथ पाकिस्तान के साथ उन्होंने बेहतर कमिट किया है, ट्रेड रिलेशन को बेहतर बनाने की बात की है, फैटफ पे पाकिस्तान को उन्होंने क्लियर करने की बात की है। अब हमारा अगला है कि हम मोस्ट फेवरेट नेशन के तौर पे जो हमें रिलीफ है उसको एक्सटेंशन दी जा रही है। पाकिस्तान को जो आलमी इदारों से सपोर्ट मिलती है वो सपोर्ट मिल रही है। ये तो खुली तारीख है कि वहां बेहतरी आई है और आनी शुरू हुई है। चाइना के साथ खास तौर पे हमारा सी पैक का जो प्रोसेस है वो रिवाइटलाइज हुआ, री एनर्जाइज हुआ है और चाइनीज हमें पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रहे हैं, रोल ओवर भी दे रहे हैं और इस पे भी उन्होंने सेटिस्फेक्शन का इजहार किया है जो मादी की हुकूमत में नहीं था। ये बात आप खुद देख लीजिए, इसमें तो सदाकत है जितनी मैंने कही। जी जी दुरुस्त। कश्मीर पे भी फरमा दें सर, आपकी पॉलिसी कैसे मुख्तलिफ? जी, रही बात कश्मीर का, तो जितने टूर्स मैंने जिनका जिक्र किया है इनके अंदर एक टूर ऐसा नहीं है जिसमें कश्मीर का इशू या मलिक यासीन साहब का इशू या इस तरह के जो दीगर जुल्म मसाइब हैं उनका इशू नहीं रेज किया गया। और ये पहला मौका है कि दुनिया के अंदर यूएन हो, यूरोपियन यूनियन हो, अमेरिका हो या ओआईसी इवन, इनके अंदर भी इतना रिसेप्टिव शायद इससे पहले दीगर ममालिक नहीं थे जितने आज हैं, क्योंकि हमारी हुकूमत और हमारे वजीर खारजा हर मामले पे, हर जगह पे इस मामले को जनाब बिलावल साहब वो रेज कर रहे हैं, मौसर तरीके से रेज कर रहे हैं और दिस इज वेरी राइट टाइम। राइट। कायरा साहब, मैं अगर लास्टली आपसे कमेंट पूछ पाऊं, ऑपोजिशन से क्या हिकमत अमली आपके ख्याल में होनी चाहिए? पीटीआई या खान साहब ये कहते हैं कि वो तो अपने डेमोक्रेटिक राइट के तहत निकलना चाहते हैं या लॉन्ग मार्च करना चाहते थे, लेकिन उनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया रियासत ने। योर टेक सर, क्या ये होना चाहिए और क्या आप एक अहम थ्रेट समझते हैं पीटीआई को या खान साहब को आपके इस मुद्दत के लिए जो कि आपने अगले साल इलेक्शन करवाने थ्रू आउट दिस टाइम? मैं आपके सवाल का जवाब कुछ इस तरह देना चाहूंगा जी कि खान साहब को पुरअमन एहतजाज करने का उतना ही हक है जितना पीपल्स पार्टी को है, जितना मुस्लिम लीग को। बिल्कुल चाहिए। और उनको जलसे करने का, जुलूस करने का बिल्कुल, हाँ, उनको पब्लिक लाइफ डिस्टर्ब करने का इख्तियार ना है ना मिल सकता है। और वो जब उन्होंने वो डिस्टर्ब करना चाहा, जब उन्होंने अदालत का हुक्म मानने से इनकार करते हुए डी चौक में जाने का ऐलान किया, जब उन्होंने गवर्नमेंट के साथ कोई मुआहदा करके या गवर्नमेंट से कोई परमिशन लेने से इनकार करते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया, तो कानून ने अपना रास्ता लिया। और जब कानून अपना रास्ता लेता है तो फिर ये चंद गोले या चंद 100 गोले आंसू गैस के अगर यही तशद्दुद है तो फिर खान साहब कभी तशद्दुद की वजाहत ही नहीं आती, उनको फिर डेफिनेशन ही नहीं आती तशद्दुद क्या होता है। तशद्दुद तो हम सारी जिंदगी बर्दाश्त करते रहे, जो मुनासिब नहीं था। अगर हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ तो हम जी जी, यही मेरा अर्ज है कि अगर वही चीज इनके साथ हो तो वो भी तो जायज ना हुई, जैसे रातों में घरों में छापे वगैरह पड़े, ये सारी चीजें। खान साहब के साथ तो हुआ ही कुछ नहीं, उनको तो इस समझ से, लेकिन उन्होंने अगर वो कहेंगे कि वो पब्लिक लाइफ डिस्टर्ब करेंगे तो इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन आखिर में मैं खान साहब से ये गुजारिश करूंगा कि खान साहब, आप हमारा मुखालिफ ग्रुप है, आप जमात है, आप ताकतवर हैं, कमजोर हैं, जो भी है, आप डट के हमारी मुखालफत कीजिए, आप भरपूर तरीके से पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा लड़िए, हमारी नालायकियों, कमजोरियों, फेलियर्स को सामने लाइए, हाँ, और उसके नतीजे में अगले इलेक्शन में अपनी पोजीशन मजबूत कीजिए। वो खदशे का इजहार करते हैं सर कि आप लोग तो उन्हें जेल में डाल रहे हैं। अगर इन द मीन टाइम जिस तरह हमने आपके खिलाफ जमहूरी तरीके से आपको फारिग किया है, आप भी अगर कोशिश कर सकते हैं तो कर लीजिए, हमें क्या एतराज है।
और उसका आगाज अगर वो करना चाहें तो वो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली से कर सकते हैं, वहां उनकी हुकूमत है, वो असम्बली डिसॉल्व करके इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं, वहां से आगाज करते हैं। वो पंजाब की असम्बली से वहां से विड्रा करके रिजाइन कर ले, फिर उनकी बात में कोई वजन आ सकता है। लेकिन वहां दोनों जगहों पे रहे, वो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ये तो बात नहीं चलती ना। लेकिन डॉक्टर साहब को चाहिए कि वो सियासत में तल्खी आ जाती है, वक्त का इंतजार करते हैं, आप अपनी कोशिश जारी रखें, लेकिन कौमी मुफाहमत की जिंदगी में कौमी मसाइल के हल के लिए अगर कोई कॉमन फोरम बनता है तो उन फोरम्स पे आप ना जाना चाहें, क्योंकि आपका नाक बहुत ऊंचा है और आप लोगों से हाथ मिलाना तौहीन समझते हैं, तो अपनी जमात की कम से कम इनपुट देने के लिए कुछ लोगों को वहां, यही एक वे फॉरवर्ड। ठीक, राइट। अब बड़ी तफसीली बात हुई कमर जमान आपसे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इंशाल्लाह कभी आप तशरीफ यहाँ इस्लामाबाद में रखते हो तो आई ऑल्सो होप टू होस्ट यू इन द स्टूडियोज हेयर। नाजरीन, फौरी तौर पर अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं और काफ़ी तफसीली बात हमने इस वक्त हालात हाजरा पर तो की, लेकिन लोड शेडिंग का एक बहुत संगीन तरीन मसला, उस हवाले से टास्क फोर्स और हुकूमती जो तमाम हेड्स हैं उन्होंने सर जोड़े और इस हवाले से जो एक रिपोर्ट है वो मुलायजा कीजिएगा, जिसमें हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनके हल के लिए क्या किया जा रहा है। फिर इसमें जो दीगर एक इंडिपेंडेंट व्यू है वो भी हम शामिल करेंगे, बट आफ्टर दिस रिपोर्ट ये मुलायजा कीजिए। गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल आने वाली गर्मी की लहर से बिजली की मांग में इजाफा हुआ है और मौसम सरमा में पहाड़ों पर कम बर्फ पड़ने से दरियाओं में पानी की किल्लत और बहाव सुस्त है। आलमी मार्केट में कोयले, डीजल, फर्नेस ऑयल और गैस की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं, जिसकी वजह से इनकी दरामदात में कमी हुई है, जबकि थरकोल के पावर प्लांट्स को बरवक्त मुकम्मल नहीं किया गया। हुकूमत लोड शेडिंग के बुरहान से निपटने के लिए इंडोनेशिया और अफगानिस्तान से सस्ता कोयला खरीद रही है, जिसे पोर्ट कासिम पावर प्लांट्स, साहिवाल और चाइना पावर प्लांट्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मौजूदा हुकूमत ने तवानाई बचाने के लिए बाजार और कारोबारी मराकज रात 9 बजे बंद करने के इक़दाम उठाए हैं। हफ्ते में एक दिन की तातील का इजाफा किया गया है। कनोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तकमील से 720 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल होने को है। हुकूमत दरामदी फ्यूल से निजात हासिल करने के लिए 2026 तक शमसी तवानाई की पैदावार को 5000 मेगावाट तक करने की मंसूबाबंदी कर रही है और सरकारी इमारतों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के फैसले के साथ तवानाई बचाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। जी नाजरीन, आपने मुलायजा किया कि क्या रीजंस हैं और उनको ओवरकम करने के लिए क्या किया जा रहा है, लेकिन इस पे ज़ाहिर है मजीद एक एक्सपर्ट ओपिनियन आना बड़ा ज़रूरी है। जनाब ज़फ़र सुबहानी मुझे इस पूरी बहस में ज्वाइन कर रहे हैं, बज़रिया जूम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेंबर हैं आप प्राइवेटाइजेशन कमीशन के, फॉर्मर MD हबको और एनर्जी एक्सपर्ट हैं और इकोनॉमिस्ट भी हैं, तो लिहाजा हम तमाम एस्पेक्ट्स आपसे जानेंगे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया जनाब ज़फ़र सुबहानी साहब। आपसे एक तो इनिशियल कॉमेंट आ जाए, आपके ख्याल में लोड शेडिंग के क्या इशूज़ हैं, क्या रीजंस हैं? असल में जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं, हुकूमत के पास ख़जाने में जो पैसे हैं वो काफ़ी कम हैं उनको उन तरह के रिसोर्सेज को ख़रीदने के लिए। दरअसल जो एक बाइंग पावर है वो कम है हुकूमत की। आपके ख्याल में भी क्या यही वजूहात हैं या और भी मजीद हैं? शुक्रिया मोना, आपने मुझे इनवाइट किया। एग्जैक्टली ये सूरत हाल है जो 2010-11 से 12 में सूरत हाल थी, बट वहां पे इस वक्त था कि हमारे पास एनर्जी अवेलेबल नहीं थी। अब इस वक्त चैलेंज ये है कि हमारे पास एनर्जी अवेलेबल है। लास्ट 8-10 साल में अच्छे खासे हमारे पावर प्रोजेक्ट्स ऑन हो गए हैं आपके, पर इस वक्त जो कमोडिटी प्राइस इंटरनेशनली जो बढ़ गई है, मैं कोल की बात करूंगा, 3 to 4 टाइम्स कोल की प्राइस बढ़ गई है आपकी। उसके अलावा RLNG के जो पाकिस्तान के अंदर 3 बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो बेस्ट एफिशिएंसी के लिए है, उसकी प्राइस भी उसमें 4-5 गुना बढ़ गई है। तो वो अवेलेबिलिटी की वजह से, बिकॉज हमारे पास फॉरेन करेंसी का चैलेंज बहुत ज्यादा है, उसके बाद बैंकों की LC खुलने का जो मसला है, एंड दूसरी बात ये कि अगर हम महंगा ये ले लें तो किस तरह हम पास करेंगे। तो ये चीजें जो है ना वो डेफिनेटली शॉर्टेज कर रही हैं, बट देन हमें और ऑल्टरनेट तरीके और आउट ऑफ बॉक्स चीजों को देखना पड़ेगा इसके अंदर। जैसा आपने बताया कि हमें जो है वो सेविंग के अंदर है, हमारी जो दुकानें हैं और ऑफिसेज हैं वो हम जल्द बंद करें। मैं तो ये कहता हूं कि हमें डे लाइट सेविंग का एक कंसेप्ट था जो एक 2 दफा उसकी एक्सपेरिमेंट किया, वो नाकाम रहा, पूरी दुनिया में कामयाब होता है इसके अंदर। तो हमें डे लाइट सेविंग करना चाहिए और बहुत जल्द काम शुरू करना चाहिए और 6-7 बजे हम अपने कारोबार को बंद करें। एक दफा कल्चर लोगों का आए तो डेफिनेटली हमें करना चाहिए।
प्लस दूसरी जो बात है कि हमारे पास इंडिजिनस फ्यूल जो है, हमारे पास जो इस वक्त मेजॉरिटी जो जरिया है, हम फर्नेस ऑयल अब बहुत कम लेते हैं लेकिन फिर भी इंपोर्टेड कोल लेते हैं और आरएलएनजी इंपोर्ट करते हैं, उस पर दारोमदार हमें कम करना चाहिए बिकॉज फॉरेन करेंसी के जो डॉलर का रेट भी बढ़ गया है। हमें हाइड्रो के रिसोर्सेज हैं जो 3 स्टार बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस वक्त जो हैं वो तकमील के मराहल में, बट इट विल टेक टाइम। प्लस जो शमसी तवानाई है, सोलर एंड विंड, उसके भी प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहे हैं बट वो टाइम लगता है उनका, और उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो कम होती है। जैसे सोलर है, सोलर की जो है वो 50 मेगावाट है बट उनकी ओवरऑल अवेलेबिलिटी 22% होती है, इसलिए कि वो रात में अवेलेबल नहीं होते। पर ये बैटरी का सिस्टम इंटरनेशनली जो है वो बहुत ज्यादा फाल हो रहा है। सोलर रिचार्जेबल बैटरीज, जी जी बिल्कुल, बैटरी जिसमें स्टोरेज कर सकें आपका। उसके अंदर पहले बैटरी की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, अब बैटरी की कॉस्ट कम हो रही है और मे बी 3-4 इयर्स के बाद हम स्टोरेज कर सकें, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान इज शाइनिंग और सोलर जो है ना कर रहा है। दूसरी बात, विंड के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं। लेकिन एक बात जो आपने थर के हवाले से इंट्रोडक्शन में कहा था कि इस वक्त हम, पहली बात ये कि 94 में थर का प्रोजेक्ट जो है ना कंसीव किया था मोहतरमा बेनजीर शहीद के उसमें स्टेज में, बट अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल जो भी रीजन है आपका, उसको शेल्फ कर दिया गया। अगर थर के कोल को हम रिजर्व करते तो हमारा दारोमदार लोकल कोल में बहुत ज्यादा होता। अभी ये जो 4 साल में हम इस वक्त थर के अंदर हम सिर्फ 600 मेगावाट बिजली जो है हम लोकल कोल से ले रहे हैं थर के स्केल से, और अभी 2-3 प्रोजेक्ट हैं जो एक्सपेक्टेड हैं कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में कंप्लीट हो जाएंगे। बट इस वक्त जरूरत ये है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं इंक्लूडिंग लोकल कोल, सोलर है आपका, उसके बाद विंड है, उसके बाद आपके जो है आपके पानी का जो है, हमें उसकी तरफ जो है वो करना चाहिए। बट शॉर्ट टर्म में हमें कंजर्व करना चाहिए बिजली की कंजर्वेशन है। पर एक बात मैं ये कहूंगा कि इस वक्त इंडस्ट्री का चैलेंज जो है ना, हमारी टेक्सटाइल हैज परफॉर्म प्रीटी वेल फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर के इस वक्त जो नंबर्स आए हैं 2021-22 के, हमारी $32 बिलियन की एक्सपोर्ट है ओवरऑल, और टेक्सटाइल का 64% है, इट इज अ बिग चंक, और हमारा इस वक्त ये है। तो हमें जो भी इस वक्त लोड शेडिंग होती है, हमें सबको कुर्बानी देनी होगी, हमें अपने आप को गुजारा करना पड़ेगा इसके अंदर। बट जो आपका एक्सपोर्ट सेक्टर है उसमें हमें तवज्जो देना चाहिए, और उसकी जो बिजली की कटौती है उस पर हमें खास तवज्जो देना चाहिए, ताकि इंडस्ट्री का पहिया चलेगा तो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है, अदरवाइज हमें बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका। तो ये मेरा एक समराइज है कि हमें चैलेंज तो है और चैलेंज रहेगा जब तक हमारी कमोडिटी प्राइस जो है ना वो हाई रहेगी आपकी। अल्लाह करे 2 चीजों पे मैं कहता हूँ कि चीजें हो जाएं कि पाकिस्तान की जो डॉलर की पैरिटी है जो 4-5 लास्ट वीक कम तो हुई है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 200 से नीचे आ जाएगी, लेकिन बात यह है कि जो चैलेंजेस हैं कि स्टेबिलिटी बड़ा चैलेंज है। अगर आइडियली अगर 190 पर आ जाए पाकिस्तानी करेंसी टू $1 और स्टेबिलिटी रहे उस प्राइस के ऊपर, और दूसरा ये कि इंटरनेशनल प्राइस जो है वो $100 ऑयल की जो प्राइस है वो 80 में आ जाए, जो पॉसिबल है। डॉलर का जरा मुश्किल है। अगर ये दोनों फैक्टर होते हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो प्राइस कम हो जाएगी, बट हमें फिर भी इकोनॉमी पे जोर देना चाहिए। अच्छा जफर साहब, एक आखिरी एक इसमें इजाफा इस बात का भी कीजिएगा कि ये जनरेशन के हवाले से वैसे तो ये सियासी नैरेटिव्स हैं, लेकिन इसमें फैक्ट कहाँ है आपके व्यू में? पिछली हुकूमत कहती थी कि जनरेशन से ज्यादा हमारे पास कैपेसिटी है और नून लीग ने ज्यादा कैपेसिटी लगा ली है, गोया ये कि हमें मजीद कैपेसिटी की जरूरत नहीं है। एक तो ये है कि जनरेशन की कैपेसिटी हमारे पास है, डिमांड बढ़ जाती है गर्मियों के अंदर, बिकॉज एयर कंडीशनिंग का जो है वो बहुत ज्यादा यूज होता है, तकरीबन 7-8 हजार मेगावाट हम एयर कंडीशनिंग का यूज करते हैं, तो ये गर्मियां बहुत ज्यादा बढ़ रही है इसके अंदर। बट इस वक्त जो है पाकिस्तान प्रोक्योर नहीं कर पा रहा है इंपोर्टेड कोल, और आरएलएनजी जो इंपोर्टेड है उसकी वजह से जो है ना वो प्रॉब्लम आ रहा है। 2 हाइड्रो जो है वो उसकी। जफर साहब, मुझे इजाजत दीजिएगा, ये आरएलएनजी के हवाले से जो आपने बात की है, क्या ये बात दुरुस्त है कि पिछले टाइम पर यानी अब से कुछ साल पहले तक एलएनजी हमें रिलेटिवली चीपर मिल रही थी और अब इस वक्त एलएनजी की कीमत बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गई है? क्या पहले एलएनजी अगर खरीद ली जाती कुछ साल पहले तक तो आज वो हमारे काम आ रही होती? इज दिस करेक्ट? ये क्या ये नोशन ठीक है या नहीं?
कोविड का जो टाइम था उसमें लोएस्ट प्राइस पे आ गई थी आरएलएनजी, और बहुत ज्यादा इस पर डिस्कशन हुई थी कि पाकिस्तान को फॉरवर्ड के ऊपर हमें आरएलएनजी के जो है ना जी एक लंबा बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्ट कर लेते, तो फिर ये जो प्राइस जो इस वक्त हम 22-23 के ऊपर आती है वो देनी नहीं पड़ती है। तो आई थिंक कि हमें बोल्ड फैसले करना चाहिए, और आई थिंक कि लोग डर रहे होते हैं कि क्या है, बट हमें बोल्ड फैसला करना चाहिए, और आरएलएनजी हमें सस्ती अवेलेबल होती तो इस पोजीशन में नहीं आते जो आज हम लोग हैं। यानी इन योर व्यू उस वक्त अगर खरीद ली जाती जब लोएस्ट एवर थी प्राइसेस, तो आज हमारे ये प्रॉब्लम्स ना होते और एटलीस्ट वो वाले प्लांट्स चल रहे होते जो एलएनजी फायर्ड थे। जी जी, फॉरवर्ड हम बुक कर लेते हैं, हम स्पॉट पे तो उस वक्त जरूरत नहीं थी, फॉरवर्ड के लिए हम कवर कर लेते हैं। वो आरएलएनजी जो अवेलेबल बहुत सस्ती हो गई थी, कोविड की वजह से डिमांड दुनिया के अंदर बिल्कुल कम हो गई थी और बहुत सस्ती हो गई थी, $3-4 पे आ गई थी। वहां पे अगर हम बुक करते, लॉन्ग टर्म हमारा कंट्रैक्ट बुक करते, तो हमारे पास इस वक्त जो है वो कॉस्ट भी कम आती और अवेलेबिलिटी का इशू भी जो है रिजॉल्व हो जाता है आपका। राइट, बहुत शुक्रिया आपका जनाब जफर सुबानी। हमने ऑल्दो ये कि ब्रीफ था ये वाला सेगमेंट, लेकिन हमने काफ़ी सारे इसके एस्पेक्ट्स कवर किए हैं और काफ़ी फैक्चुअल हमने ओरिएंटेशन रखी अपने इस डिस्कशन की। नाजरीन आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।